वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बहुत सारी इवेंट्स हैं, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले आज चैलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और उनकी शहादत को आज 40 रोज़ हो चुके हैं। तो 40 भी बड़ी तादाद में अपने घरों से पैदल निकल कर कुछ जो है वो बगैर किसी चप्पल या किसी जूते के नंगे पैर चलते हुए जाते हैं और फिर आज जो मरकज़ी जुलूस बरामद होना है वहाँ उसको ज्वाइन करेंगे और उसमें शामिल होकर फिर उस जुलूस को इख्तिताम तक उसमें शामिल रहेंगे। पहले तो ये जो है वो एक खबर मेरी है। गुजारिश है तमाम तर लोगों से कि एक तो नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें और दूसरा ये कि जो हमारी कम्युनिटी है जो इस के लिए निकलेगी, आज चहलम का रोज़ है, तो सबको मिलकर एक साथ इस यकजहती का इजहार करना चाहिए और सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि अच्छी अच्छी बातें अफशीन हमेशा से बताती हैं शुरू के अंदर, तो अच्छी बात आज भी अफशीन ही बताएंगे, लेकिन आज अच्छी बात कुछ और है। मेरे ख्याल में बिलाल, आज हम अच्छी बात ना पाकिस्तान के लिए जो ओवरऑल सबके लिए अच्छी बात है वो खबर हम शेयर कर ले। 13 साला सैयद मोहम्मद हादी जाफरी ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया और इतना छोटा सा लड़का और इसने इतना बड़ा कारनामा किया है। आई एम रियली ग्लैड टू सी हिम कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो बासलाहियत खिलाड़ी, इतने सारे अच्छे अच्छे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं। सैयद मोहम्मद हादी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है और कतर ओपन में सिल्वर मेडल भी इन्होंने जीता है और मलेशिया कप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब हादी ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है जो कि कौम के लिए बाइस फख्र है। एग्जैक्टली। और हादी हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद हादी जाफरी। हादी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम हादी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो हादी। ये कारनामा आपने कैसे सर अंजाम दिया माशाल्लाह से? जी, 7-0 का इंटरनेशनल चैंपियनशिप, इसमें मेरी फाइट मेरी पहली फाइट थी वो सिंगापुर से, फिर मेरी दूसरी फाइट मलेशिया से, फिर मेरी थर्ड फाइट इंडोनेशिया से और सेमीफाइनल मेरा हुआ कंबोडिया से और फाइनल फाइट मेरी चाइना से हुई जो बहुत टफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइट विन करके गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है हादी, आप यू आर जस्ट 13 और 13 साल की उम्र के बच्चे, या तो कोई कभी हम ये देखते हैं कि घरों में होते हैं, बाहर निकलना नहीं जानते या बहुत सारे काम नहीं करते। यू जस्ट केम आउट फ्रॉम योर हाउस और फिर मुल्क का नाम रोशन किया और फिर इस वक्त मलेशिया के अंदर आपने बताया जैसे चाइना के साथ आपका मुकाबला हुआ और हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप और फिर इसके अंदर नाम बनाना। ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि 13 साल के अंदर ट्रेनिंग भी आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप जीतें इस तरह के। तो हु इज़ योर ट्रेनर, ट्रेन कौन करता है और ट्रेनिंग कितना जो है वो वक्त देते हैं इसको? जी, जब मैं छोटा था 3 साल का था तब से मेरे अब्बू मुझे लेके जा रहे हैं। मेरे अब्बू मेरे कोच हैं और भाई मुझे ट्रेनिंग कराते हैं। वेरी गुड। 3 साल के थे आप, तब से आप जा रहे हैं और आपके अब्बू जो हैं वो ज़ाहिर है उन्होंने इंस्पायर किया आपको और वो आपको ट्रेनिंग के लिए लेके जाते रहे और उन्होंने आपको यहाँ तक के पहुँचाया। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। ये बताओ हादी, अभी तो तुम पढ़ रहे होगे, तो पढ़ाई को साथ लेकर और ये किस तरह से अपने गेम्स भी खेल लेते हो और किस तरह से इस मुकाम तक पहुँच चुके हो? देखिए, जब पेपर होते हैं तो पेपर के टाइम पे पढ़ाई पे फोकस करते हैं और जब पेपर नहीं होते तो स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों पे फोकस करते हैं। अच्छा, साथ साथ पढ़ाई भी करो। वेरी गुड। माशाल्लाह। ये बताओ कि जब ये चैंपियनशिप जीती, गोल्ड मेडल हासिल किया, तो अक्सर ऐसा होता है जो ट्रेनर होते हैं आपके, वो कहीं ना कहीं और ख़ासतौर पर ट्रेनर अगर बाप हो तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर कोई कमी रह जाती है उस फाइट के अंदर तो वो उस चीज़ को ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं। तो वाले साहब बहुत टफ या रूड ट्रेनर हैं या फ्रेंडली है तुम्हारे साथ? जी, फ्रेंडली भी हैं और ट्रेनिंग में टफ भी होते हैं। अच्छा। फराज जाफरी इनके वाले साहब का नाम है अफशीन, और फराज जाफरी ने जो है उनको ट्रेन किया। ये बताओ आगे क्या गोल्स हैं और अब आगे क्या करना है और कौन कौन सी फाइट्स हैं जो अभी तक दिमाग में रखी हैं कि ये चैंपियनशिप भी अब मैंने जीत कर आना है? जी, अब हमारा कल एक और इवेंट है एमबीडब्ल्यू इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, उसमें भी इंशाल्लाह गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह, क्योंकि अब तो विनिंग स्ट्रीक पर होना तुम हादी, तो तुमने तो सोचा होगा कि अब सारी फाइट्स जीतूंगा मैं, क्योंकि एक दफ़ा जब जीतने का एक आपको ये मेडल मिल जाता है ना तो फिर वही आपकी अप्रिसिएशन और वही आपकी मोटिवेशन होती है आगे बढ़ने के लिए। तो यकीनन आपके वालिद इस वक्त आपसे बहुत खुश होंगे। ये बताओ कि अपनी डाइट कैसे मेंटेन करते हो, ये सब इतनी ताकतवर फाइट के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करते हो?
आपके वालिद आपको यकीनन इसमें बहुत सपोर्ट करते होंगे आपके डाइट के लिए। अभी जब वेट कैटेगरी मेंटेन करनी होती है तो डाइटिंग करते हैं, जब वेट अच्छा। कैटेगरी मेंटेन नहीं करनी होती है तो डाइटिंग नहीं करते, नॉर्मल जो खाना होता है वही खाते हैं। अच्छा, इतनी सी उम्र में डाइटिंग भी हो रही होती है। अच्छा। एक बात ये भी बताओ आप हादी कि इस वक्त जो ममालिक थे जिनके साथ आपका मुकाबला था, ऐसा होता है ना कि स्पोर्ट्समैन दूसरे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी भी खबर रखते हैं कि इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये कितना एक्टिव है, इसका वेट कितना है, इसने कितनी चैंपियनशिप जीती हुई है। सबसे ज़्यादा टफ कौन लगता है इस वक्त कॉम्पिटिटर? ये जो मेरी फाइनल फाइट थी वही सबसे ज्यादा टफ थी, चाइना। तो चाइना के जो स्पोर्ट्समैन थे नर्वस थे उस फाइट के अंदर, लग रहा था कि हाँ भाई बड़ा टफ कंपटीशन है और हो सकता है कि लूज भी कर जाऊं। जी ऐसा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइट नहीं करी। So what makes you more comfortable and more motivated? किस चीज ने तुम्हें जो है वो इस बात पर आमादा किया कि नहीं आई जस्ट हैव टू विन द फाइट? और अभी कल ही आज़ादी की जो है वो एक शाम गुजरी है, तो पूरी कौम को तोहफा दिया आपने भाई आज़ादी पर। बहुत जबरदस्त तोहफा है। जी मेरे फादर ये कहते थे जो मैं जीतना है, हारना नहीं है, जाहिर है इतने फंड्स खर्च करके इतना पैसा लगा के आए तो इंशाल्लाह जीत ही जाए। अच्छा, मलेशिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हादी तुमने कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन के खिलाड़ियों के खिलाफ मुसलसल 4 फाइट्स जीती हैं। तो ये बैक टू बैक आपने 4 ममालिक के खिलाफ जो है ना फाइट्स जीती हैं, बैक टू बैक आपने कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन के खिलाड़ियों को हराया है। तो इसमें सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन कौन सा था? सबसे ज्यादा टफ कंबोडिया और चाइना, ये दोनों मेरी सबसे टफ फाइट थी। अच्छा, कंबोडिया और चाइना दोनों बड़ा टफ रहे आपके लिए। चलें हादी, एक क्वेश्चन और मैं करना चाहूँगा। हादी बहुत यूज्ड टू नहीं है बहुत ज़्यादा बातों के, लेकिन हादी वी आर सो प्राउड ऑफ यू। यू आर द इमर्जिंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान, यू आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह से कल हमने कहा कि पाकिस्तान के जो जवान हैं वो हमेशा नाम कमाने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। सो यू आर वन ऑफ देम। हिस्ट्री के अंदर तुम्हारा भी नाम अब माशाल्लाह लिख दिया गया है। एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगा कि जो आपकी उम्र के नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, 13 साल 14 साल, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे इस आज़ादी के मौके पे? जी वो मोबाइल में ना लगे। आपके जो छोटे बच्चे होते हैं मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मोबाइल को छोड़ के बस स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज करें और पढ़ने पे तवज्जो दें, यही मेरा अच्छा, ये बताओ हादी कि टाइकोंडो खेलते हो ना तुम, तो ये टाइकोंडो में आपको जो है ना ये बॉक्सेस से भी फाइट करते हैं या सिर्फ आपकी किक्स होती हैं इसमें? जी इसमें सिर्फ हमारी किक्स होती हैं। अच्छा, तो कौन सी किक पे आपको ज्यादा महारत है? वो जो जंप किक होती है या स्पिन किक होती है, कौन सी किक आपको ज्यादा अच्छी लगती है? स्पिन किक। स्पिन किक स्पिन किक में तो बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब वंस यू आर स्पिनिंग योरसेल्फ तो उसमें दोबारा कदम जमाना ज़मीन पर, और इतने में अगर दूसरे का आपको कोई दूसरे की अगर किक लगती है तो अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है स्पिन किक में। तो ये इसको कैसे परफॉर्म करते हो? जी जो मेरी फाइट की वीडियो थी, अगर आपको देखी तो आप देखेंगे कि मैंने फाइट में भी, सेमीफाइनल फाइट में भी और भी फाइटों में मैंने सब में स्पिन किक यूज करी थी और स्कोर भी लिया था। अच्छा, और ये बताओ कि जो नॉकआउट किक होती है वो कौन सी किक आप यूज करते हो ताकि आपका जो ओपोनेंट है वो बिल्कुल नॉकआउट हो जाए? जी वो 360 और स्पिन किक दोनों से नॉकआउट होते हैं। जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा हादी, अब वापसी कब है पाकिस्तान? जी 19 अगस्त। चले जी 19 को ये अगर आएंगे वापस इंशाल्लाह मेडल्स लेकर आएंगे तो हम आदि को अपने स्टूडियो में इनवाइट करेंगे। और आदि लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आपके जो इस वक्त सामने को होस्ट बैठी हुई है अफशीन, ये भी ताइक्वांडो चैंपियन है, ताइक्वांडो सीखी हुई है इन्होंने भी, इसलिए शी इज आस्किंग क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस इन डेप्थ कि कौन कौन सी किक है चीजें। सो बहुत अच्छा ही ग्रेट टाइम होगा जब हादी स्टूडियो में सामने होंगे। हादी अपने अब्बू के साथ स्टूडियो आना जरूर, और हम तुम्हारा इंटरव्यू और हम फराज साहब को भी बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं और हादी को भी। सो प्राउड ऑफ यू गाइस, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह जी के। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मच। ये थे मोहम्मद सैयद मोहम्मद
हादी जाफरी जो 13 साल के हैं और 13 साल के अंदर इन्होंने ही वाज वेरी नर्वस, लेकिन आप ये देखें कि अपने काम में पक्के हैं, अपनी जो महारत है उनकी उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया इतने सारे ममालिक के दरमियान। और देखें ना, वसाइल की कमी के बायस हादी जैसे बासलाहियत खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में शिरकत से महरूम रह जाते हैं। और हादी का ये भी कहना है कि अगर मुझे भरपूर सहूलियात और सपोर्ट दी जाए तो मैं इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीत सकता हूँ। मेरा हर मेडल पाकिस्तान के लिए होता है। वेरी गुड। और कुछ बातें कर लेते हैं, टॉप स्टोरीज को शामिल कर लेते हैं जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है, ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहादा करबला का चहलम आज मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस अज़ा बर्पा भी की जाएंगी और इस मौके पर शबीए अलम व ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद किए जाएंगे। अज़ादार नोहा खानी और सलाम पेश करेंगे। जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और कराची में चहलुम हजरत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से निकाला जाएगा और इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। गलियों को कंटेनर्स लगाकर भी बंद कर दिया गया है। लाहौर में चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दहली दरवाज़ा से बरामद होगा, जबकि जुलूस रिवायती रास्तों से होकर इस वक्त जो करबला गामे शाह है उस पर इख्तिताम पजीर भी होगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पेशावर के अंदर जो इस वक्त चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है उसके सिलसिले में 2 जुलूस जुलजना बरामद होंगे। जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। इस्लामाबाद में चहलुम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह असना अशरा पर ख़त्म होगा। और जबकि कोयटा की अगर बात करें तो जुलूस का मरकज़ जो है वो अलमदार रोड से जो है वो रखा गया है सेंटर, और ये जुलूस वहीं से बरामद होगा। बिल्कुल। और ये चहलुम जो है अल्लाह ताला साथ खैरियत के नज़्म ज़ब्त के साथ ये इख्तिताम पजीर हो और कोई बदनज़मी का वाक़या रिपोर्ट ना हो। हमारी तो यही दुआ है कि साथ खैरियत के ये, क्योंकि बहुत बड़ा जुलूस होता है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो और कितने ही लोग निकलते हैं इसमें, तो इसलिए जो है ना लाखों की तादाद अभी भी जब मैं घर से आ रहा था आज तो जैसे ही व्हेन आई केम आउट फ्रॉम हाउस तो ये 40 होते हैं ना, अब ये पैदल वॉक करते हैं, बड़ी तादाद, ना ये गर्मी देखते हैं, ना ये धूप देखते हैं, ना ये आंधी, ना ये तूफान देखते हैं, नहीं टूटी फूटी सड़कें देखते हैं, ये पैदल चलते चले जाते हैं। और ये दूर दराज जो इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट चेंज होते हैं क्योंकि ये जाते हैं नुमाइश पर। खासतौर पर कराची की अगर बात करें हम तो कराची में नुमाइश तक इन्हें पहुंचना होता है, देन वहां से जुलूस ज्वाइन करके फिर ये आगे हुसैनिया ईरानिया तक जाकर होते हैं। तो कराची के हवाले से भी जरा हम बताते हैं आपको रास्तों का। तो कराची में चहलुम के जुलूस के रास्ते की तरफ आने वाली सड़कों और गलियों पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो हम नाज़रीन को अपडेट कर दें कि क्या ऑल्टरनेटिव रूट्स वो इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि जुलूस के दौरान गुरुमंदिर से टावर तक एम ए जिन्ना रोड बंद रहेगी। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने मरकजी जुलूस के लिए मुतबादिल रूट्स जारी कर दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जो नाज़माबाद से आने वाली गाड़ियां लसबीला चौक से निश्तर रोड जा सकेंगी और लियाकताबाद से जो आने वाले ट्रैफिक है उसको 3 हट्टी से लसबीला चौक की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह शायरिया कायदीन की बात की जाए तो वहाँ शायरिया कायदीन से नुमाइश जाने वाली गाड़ियां जो हैं वो कश्मीर रोड से जा सकेंगी। और जुलूस की सिक्योरिटी के लिए एम ए जिन्ना रोड, सदर, एम्प्रेस मार्केट, टावर, सदर, खारादर की दुकानें और मार्केट्स भी सील कर दिए गए हैं। तो काफ़ी बड़ा ये तिजारती मराकज़ की बात की गई है। सदर और इन सब एरियाज़ में जो दुकानें होती हैं वो इस वक्त बंद रहेंगी इस अदब व एहतराम के मलूज़ खातिर रखते हुए, और साथ खैरियत के ये काम भी हो जाए। बिल्कुल। लेकिन एक साथ इतनी सारी खबरें देने के बाद एक खबर और आपको दे देते हैं कि हुकूमत ने इस बार भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली है। मतलब हुकूमत किसी तरह आवाम को चैन नहीं लेने देगी। अब बिलाल, मुझे बताओ, ये 14 अगस्त का दिन हमने कल जो सेलिब्रेट किया, ना लाइट थी, गैस की लोड शेडिंग अलग हुई, और जो है नेट कनेक्टिविटी का भी इशू रहा, मोबाइल सिग्नल्स का भी इशू रहा। तो 14 अगस्त के दिन ये सब इतनी सारी, मतलब आवाम को इतने तोहफे दे दिए, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें हुकूमत से। और हुकूमत ने साथ ही अब पेट्रोल की कीमतों में कीमतें बढ़ाने की भी तैयारी कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी कि जब भी मैं इंडियन पेजेस को खोलकर देखता था और वो जिस तरह से उधड़े हुए हैं और जिस तरह से वो चीखे मार रहे हैं, रो रहे हैं, सो आई एम हैप्पी कि अगर मेरा अपना घर है और मेरे अपने घर के अंदर कुछ चीज़ें इन एंड आउट, अप एंड डाउन चल भी रही हैं, लेकिन मेरा अपना घर है, किराए के घर में नहीं रहता मैं, और अगर मेरे घर में आग लगी हुई है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये ज़रूर आप लोग याद रखें। ज़रा इधर मेरे सामने ज़रा आए, स्क्रीन पर आए ज़रा, मुझे कुछ, हाँ
अगर आपके अपने घर में आग लगी ना, कुछ लोग ये कहते हुए सुना है मैंने कि भाई हम अपनी औलादों को यहाँ नहीं पालेंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं लिखाएंगे। ये बात याद रखिएगा, ये आग उस दुश्मन की लगाई हुई है जिसके घर में आप जाकर पढ़ना, बैठना और काम करना चाहते हैं। तो अगर आपके घर में आग लगी है ना, तो आपने या आपकी आने वाली नस्लों ने इस आग को बुझाना है, क्योंकि ये उस दुश्मन की आग लगाई हुई है, ये उसने लगाई है आग। ये नहीं सोचे कि यहाँ आग लगी हुई है तो दुश्मन के घर में जाकर बैठेंगे, जिंदगी भर दरबदर रहेंगे। तो इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन दिस कंट्री फॉर सम टाइम, तो आपको उसको सही करना है, ना कि ये दुश्मन करेगा सही। ये तो चाहता है कि नेस्तो नाबूद हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बारे में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही थी ना, वो आपने कल क्या बात दोहराई थी? नो पावर कैन अनडू पाकिस्तान। Yes, क्योंकि इतने that's the वसूख spirit. से कोई, अगर हमारे लीडर कायदे-आज़म ने कही है ये बात, तो इसके पीछे जरूर इट मस्ट बी बैक्ड बाय ऐसी फोर्स के जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, जिस तरह से 27वीं शब को मारिज़ वजूद में आया पाकिस्तान, तो यकीनन पाकिस्तान के कायम होने में इसमें अल्लाह की हिकमत भी, अल्लाह की सपोर्ट भी शामिल है, और साथ में हमारे कायदीन की हिकमत अमली और उनकी दूर अंदेशी भी शामिल है। तभी हमारे कायदे आज़म ने इस बात को बड़े वसूख से कहा कि कोई भी बैरूनी ताकत जो है पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती, और पाकिस्तान हमेशा और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। चले जी, अब आ जाते हैं वापस पेट्रोल की कीमतों के ऊपर, क्योंकि हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है उसमें बड़ी कमी मुतवक्किल है। भाई एक्सपेक्टेशंस है कि हाई स्पीड डीजल में कुछ कमी हो सकती है। आलमी सतह पर अगर बात करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो तेल की कीमतों में तेजी से इजाफे के पेश नजर 16 अगस्त से शुरू होने वाले अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹1.40 फी लीटर इजाफा किया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹11.50 फी लीटर तक की कमी का ऐलान। अच्छा, डीजल में ये कमी कर रहे हैं और पेट्रोल के पैसों में अब इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया जाएगा, और आलमी मंडी में गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जहां फी बैरल कीमत 15 सेंट्स इजाफा हुआ। दूसरी जानब हाई स्पीड डीजल की आलमी कीमत में तकरीबन $4.5 फी बैरल की कमी भी देखी गई है। चले जी, लेट्स सी, क्योंकि अब जस्टिफिकेशन ये है कि इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि वो मोदी साहब ने जो किया है, और ट्रंप अंकल इस वक्त टैरिफ की जंग में है, तो टैरिफ की वजह से और फिर इंटरनेशनली थोड़े से प्राइस बढ़ रहे हैं। और अगर बैनुल अक़वामी खबरों उस मंजरनामे की तरफ हम जाएं, तो पाकिस्तान एक बहुत जबरदस्त जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की तरफ जाने बढ़ रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा काबुल में मुलाकात उनकी शेड्यूल्ड है। तीनों ममालिक के दरमियान सह फरीकी ये मुज़ाकरात 20 अगस्त को काबुल में होंगे, और चीनी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, और इस इजलास के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए CPEC मंसूबे की तौसी पर भी बातचीत होगी। अच्छा, आपको यहाँ पर एक चीज़ और इन्फॉर्म करते चले कि पाकिस्तान कलअदम तहरीक तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मामला भी उठाएगा। दिस इज गोइंग टू हैपन इन दिस सहफरीकी जो कॉन्फ्रेंस है। बिल्कुल, आपने देखा कि जितने भी ये अलहदगी, बलोच अलहदगी पसंद हैं, कल मजीद ब्रिगेड के ऊपर भी हम बात कर रहे थे, मजीद ब्रिगेड, इन लोगों को रिकग्नाइज कर लिया गया है, और अब इनका टेररिस्ट ग्रुप, बिल्कुल एज अ टेररिस्ट ग्रुप ये लोग रिकग्नाइज्ड हो चुके हैं, और जो है अब इनका मुकम्मल सफाया बिल्कुल हो जाएगा। और ये कि पाकिस्तान की तरफ अब नज़र करम की जा रही है, ताकि ये कि पाकिस्तान अपने सारे ये जो मामलात हैं उनसे निकलकर आगे मज़ीद तरक्की करे। और जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे, ये भी एक बड़ी खबर है। और इसी के साथ साथ जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो जो है वो एंड पर आ चुकी हैं, और एंड पर इसलिए है कि स्टोरीज तो बहुत सारी होती हैं, वक्त कम रह चुका है। इसके बाद हम ज़रा सा मुल्क के हवाले से भी कुछ बात करेंगे ब्रेक के बाद, और कुछ सोच ये रहे हैं कि दिफाई तज़ियाकार लेकर उन सवालों के जवाबात लें जो सवाल आपके हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया के ऊपर आप सवाल भेजते रहे कि बिलाल भाई, अफशीन कुरैशी साहिबा, आप लोग ये जो है वो क्वेश्चंस किया करें। सो वी कलेक्टेड दोस क्वेश्चंस। बिल्कुल, आलमी अमन के हवाले से हम गुफ्तगू करने जाएंगे, और इसमें किस मुल्क का क्या किरदार है। भाई हमारी आवाम को बड़ा इंटरेस्ट है, सवालात इतने सारे आ रहे होते हैं हमारे पेजेस के ऊपर। बिल्कुल, तो हम यही सवाल अपने गेस्ट से करेंगे। स्टे विद अस।